हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड काफ़ी सारे छात्रों की लगातार बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे जो कि उनका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे के द्वारा एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपके लगभग सभी सवालों का जवाब दे दिया गया है। तो दोस्तों, क्या कुछ रेलवे ने यहाँ पे क्लियर किया है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 है, इसमें जो भर्तियों में जो इस बार काफ़ी कम पदों पे रेलवे ने भर्तियां निकाली है। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ करवाने के लिए जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और दोस्तों जितने भी टीचर्स हैं, तो उन सभी ने मिलकर यहाँ पे एक ट्विटर कैंपेन यहाँ पे आयोजित किया है आज 25 सितंबर की डेट में। तो दोस्तों, आप सभी को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है जिससे गवर्नमेंट तक हमारी बात जाए। और दोस्तों, वैकेंसीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होनी चाहिए क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज़ दी हैं। क्योंकि दोस्तों, पिछली भर्ती यहाँ पे 5 साल पहले हुई थी, तो 5 साल बाद में इतनी सारी सीट वैकेंट है रेलवे में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को ये हमारी बात सुननी चाहिए जिससे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स को रोज़गार मिल सके। तो दोस्तों, उसके जो ट्विटर हैंडल का लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ट्वीट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में आपका पहला क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड रहने वाला है कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म है वो यहाँ पे 14 सितंबर से चालू हो चुके हैं। और दोस्तों, आपके 15 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म ऑनलाइन रहने वाले हैं, यानी कि 15 अक्टूबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे आवेदन में संशोधन की बात करें, यानी कि आपके फॉर्म में करेक्शन की बात करें, तो दोस्तों 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप यदि करेक्शन करते हैं उसमें तो 250 रुपये आपको वहाँ पे शुल्क देना होगा, यानी कि 250 रुपये आपको वहाँ पे फीस देनी होगी। अब दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यहाँ पे आता है जो 12th पास कर चुके हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनका ग्रेजुएशन जैसे लास्ट ईयर चल रहा है। तो दोस्तों, उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या सर, मेरा परिणाम 13 अक्टूबर 2024 के बाद में आने की उम्मीद है, तो क्या मैं इसमें आवेदन कर सकता हूं? तो दोस्तों, इसमें यहाँ पे रेलवे ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि दोस्तों 13 अक्टूबर के बाद यानी कि आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, तो क्या वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, रेलवे ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा है कि नहीं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि भर्ती आवेदन जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस डेट से पहले यदि आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। अदरवाइज आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, आपका परिणाम आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की ऑफिशियल डेट से पहले का होना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों, आपको अपना जो अकाउंट बनाना है आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे, तो दोस्तों जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उससे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपना वैध मोबाइल नंबर और दोस्तों आपकी वैलिड ईमेल आईडी वहाँ पे देनी होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट का मन में सवाल आता है कि जिन भी कैंडिडेट ने जो CN 01 2024 यानी कि जो आपका ALP और टेक्नीशियन वगैरह के उसने फॉर्म डाले हैं, तो दोस्तों उन्होंने पहले ही अपना अकाउंट बना लिया था, तो दोस्तों क्या उन्हें एनटीपीसी के लिए दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो रेलवे ने इसके बारे में ये जवाब दिया है कि नहीं, आपको दोबारा से नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे तो दोस्तों आपको जितनी भी रेलवे की भर्तियाँ निकल के आ रही हैं उनका अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पहले से 2024 में जितनी भी रेलवे की भर्तियाँ निकली हैं उनमें किसी में भी यदि आपने एनटीपीसी से पहले फॉर्म भर रखा है तो आपको नया अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे। अब दोस्तों, अकाउंट बनाने की प्रक्रिया क्या है ये तो आप दोस्तों देख सकते हो कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सारे गाइडेंस फॉलो करने हैं और अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने हैं। तो उससे आपका जो OTP जनरेट होगा, उसके बाद में आपका पासवर्ड वगैरह सब वहीं से जनरेट होगा। तो दोस्तों, आप ऐसे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब दोस्तों,
अब कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या एक बार अकाउंट बनाने के बाद में उसमें एडिटिंग हो सकती है क्या। तो दोस्तों इसमें रेलवे ने कहा है कि यदि आप एक बार अकाउंट बना लोगे तो उसके बाद में फाइनल सबमिट यदि आपने कर दिया तो दोस्तों उसके बाद में आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, यानी कि आपका उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए अकाउंट बनाते समय आप अपने नेम वगैरह अपनी बेसिक डिटेल्स का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों इसमें जो खाता बनाने की अगली प्रक्रिया, ये आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस तरीके से करने हैं। अब दोस्तों इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको ऑनलाइन आवेदन फ़ोन अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए भर सकते हैं। तो दोस्तों रेलवे ने इसमें कहा है कि आप क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे आएंगे जिसमें आपका जो फ़ोन का यूज़र इंटरफेस है वो आपका डेस्कटॉप साइट नहीं होगा, तो दोस्तों वो उसमें वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए आपको मतलब कोई त्रुटि ना हो फॉर्म में, इसके लिए आपको बेटर सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना फॉर्म डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए ही भरें। अब दोस्तों बात करते हैं लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों इजी सी बात है, आपको अपनी जो यूज़र आईडी, आपका नेम या फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है, और दोस्तों आपको पासवर्ड दर्ज करना है और कैप्चा दर्ज करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो लॉगिन करना है। फिर इसमें पूछा गया है कि CEN नंबर 05/2024 में कितने वेतन स्तर हैं। तो दोस्तों आपके लेवल 5 और लेवल 6 के जो आपके वेतन स्तर यहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों फिर दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या मैं अन्य पद के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो NTPC ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल में हमने देखा था 4 तरीके की वैकेंसी थी। CCTC की वैकेंसी थी, क्लर्क की वैकेंसी थी, ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी थी, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थी, आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी थी। तो दोस्तों इनके लिए आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है, आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो दोस्तों उसमें ही आपका CBT 1 कॉमन होने वाला है, CBT 1 और CBT 2। तो दोस्तों वो एक ही फॉर्म आपके सभी पोस्ट के लिए वैलिड माना जाएगा, इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों इसमें अगला सवाल छात्रों का कि क्या मैं एक से अधिक RRB से अप्लाई कर सकता हूं। तो दोस्तों ऐसा आप भूल के भी नहीं कीजिएगा, आप एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही RRB से अप्लाई कर सकता है। यानी कि यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल का मान लो अहमदाबाद जोन से अप्लाई कर दिया तो दोस्तों आप अहमदाबाद जोन से ही आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आप फिर मुंबई जोन से आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी अदर जोन से आप अप्लाई नहीं कर सकते। और सेम यही बात आपके 12th लेवल के जो NTPC के फॉर्म है उस पर लागू होती है। अब दोस्तों इसके लिए फिर दोस्तों सज़ा का भी प्रावधान है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या सर मैंने लेसिक सर्जरी करवाई हुई है या फिर किसी भी और तरीके की मैंने सर्जरी करवाई हुई है। तो दोस्तों आई साइट से रिलेटेड लेसिक सर्जरी, तो दोस्तों क्या मैं आवेदन करने योग्य हूँ। तो दोस्तों इसमें रेलवे ने स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि यदि आपने लेसिक सर्जरी या किसी भी प्रकार की अन्य सर्जरी आपने करवाई है तो आप जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A2 और A3 जिन भी पोस्ट के लिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है उनके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और आप इसके लिए केवल B1, B2 और दोस्तों इससे लो लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन, आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। तो दोस्तों अभी से यदि आप यहाँ पे आधार सत्यापन करवा लेते हो तो वहाँ पे आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अपना आधार सत्यापन जरूर करें। अब दोस्तों कई कैंडिडेट के मन में सवाल आता है कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या मैं कोई अन्य गवर्नमेंट ID यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें रेलवे ने कहा है कि हाँ, आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, यदि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट कार्ड, और दोस्तों आप यदि किसी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हो तो वहाँ का आपका पहचान पत्र आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर दोस्तों फिर हम अगली बात कर लेते हैं, यदि मैंने अपना नाम ही बदल लिया तो मुझे कौन सा दस्तावेज़ यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके नाम में करेक्शन होता है, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाते हैं वो लोग। तो दोस्तों यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन यहाँ पे करवाया है तो दोस्तों उससे जब आप उसमें करेक्शन करवाते हो तो उस समय आपको एक सर्टिफिकेट वो आपका जारी किया जाता है कि उस समय जो आपका वो सर्टिफिकेट, यानी कि जो नए डॉक्यूमेंट्स और पुराने डॉक्यूमेंट्स दोनों आपको साथ में रखने हैं, और उस पर आपको कुछ लिखित रूप में या फिर कुछ सील वगैरह वहाँ पे लगी होती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे पेश करने होंगे। यानी कि आप यदि उसमें सपोर्ट में आपको वो दोनों डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके आने होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि आप अपने जो
रजिस्ट्रेशन आईडी आपका मतलब अकाउंट डिटेल आप भूल गए हो, यानी कि जब आप अप्लाई के लिए जाते हो और वहाँ पे आप अपने पासवर्ड भूल जाते हो, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, उसमें सिंपली आप अपनी डिटेल डालोगे तो दोस्तों आपको OTP के थ्रू आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें अगला सवाल, क्या मैं अपनी पासवर्ड बदल सकता हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पासवर्ड बदल सकते हैं। अब दोस्तों क्या मैं अपना चयनित RRB बदल सकता हूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों नहीं, आप यदि एक बार अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद में आप अपना RRB चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों काफ़ी सारे छात्रों के मन में मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब फॉर्म में करेक्शन विंडो ओपन होती है तो दोस्तों उसमें आप अपने नाम, अपनी बेसिक डिटेल्स में आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने RRB में करेक्शन वहाँ भी नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको RRB एक ही बार में सेलेक्ट करना होगा। इसलिए पूरे सोच विचार के साथ आप अपना RRB सेलेक्ट करें, क्योंकि एक बार के बाद में इसमें करेक्शन नहीं होता है। और दोस्तों RRB सिलेक्शन यहाँ पे रेलवे में सिलेक्शन में अहम रोल अदा करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण को संपादित कर सकता हूँ? तो दोस्तों हाँ, यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस समय पे आप फाइनल सबमिट करने से पहले, अब यदि आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल सही नहीं डाली है तो दोस्तों आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों फिर बात आती है आपकी फ्री ट्रैवल पास अथॉरिटी को लेकर। दोस्तों फ्री ट्रैवल पास अथॉरिटी केवल SC ST कैंडिडेट के लिए ही एलिजिबल हो गए हैं यहाँ पे, फ्री मतलब रेलवे के फ्री पास के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए केवल SC ST कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। फिर दोस्तों अगला सवाल आता है कि आप जो अपने रेलवे का पास मतलब जो एग्ज़ाम देने के लिए फ्री ट्रैवल पास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों यह सुविधा केवल SC ST कैंडिडेट के लिए ही है। तो दोस्तों जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोस्तों जब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप फ्री ट्रैवल पास अथॉरिटी लेना चाहते हैं? तो दोस्तों वहाँ पर जैसे ही सिंपली हाँ करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको डालना है। और दोस्तों इसके सपोर्ट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो दोस्तों आप फ्री ट्रैवल अथॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अब दोस्तों उसके बाद में मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, यानी कि जब आपने अप्लाई कर दिया है फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे तो दोस्तों आप फ्री ट्रैवल पास कैसे उसके ज़रिए कैसे टिकट बनवा सकते हैं अपना। तो दोस्तों जैसे ही जिन भी कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट जो कि फ्री ट्रैवल पास की अथॉरिटी वहाँ पे यस करते हैं, तो दोस्तों जब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे एग्ज़ाम के तो उस समय आपका वहाँ पे ट्रैवल पास भी वहाँ पे जारी होगा। तो दोस्तों आपको अपने ट्रैवल पास की एक हार्ड कॉपी वहाँ पे निकालनी है और दोस्तों हार्ड कॉपी को लेके आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे जाना और दोस्तों वहाँ पे टिकट विंडो पे आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सभी लेके जाना और दोस्तों आपको सिंपली वहाँ पे फॉर्म भर के देना है। तो दोस्तों इससे आपको स्लीपर क्लास का यहाँ पे आपका ट्रैवल पास के ज़रिए वो आपका टिकट बना के वहाँ पे दे देंगे। अब दोस्तों अगला सवाल कि कैंडिडेट के यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहे, तो दोस्तों किस तरीके से करना है? तो दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको उसको PDF फॉर्मेट में 500 KB तक की फ़ाइल आपको बनानी है और दोस्तों उसे आप सिंपली अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों JPEG में नहीं चलेगा, आपको ओनली PDF फॉर्मेट में वो आपकी फ़ाइल चाहिए और दोस्तों उसकी साइज़ 500 KB से कम होनी चाहिए। फिर दोस्तों ECB की बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, तो दोस्तों जिनकी भी सालाना आय 50,000 रुपये से कम है वो इस दायरे में आते हैं। तो दोस्तों उनके लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों वो इसके ज़रिए अपनी जो एग्ज़ाम फ़ीस है उसमें कुछ छूट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं यदि उनके पास अपना जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है। तो दोस्तों EBC उम्मीदवारों को किस प्रकार के और लाभ दिए जाते हैं? तो दोस्तों इन्हें सिर्फ फॉर्म फीस में ही यहाँ पे छूट देखने को मिलती है, बाकी किसी भी तरीके की रिजर्व सीट वगैरह का प्रावधान इनके लिए नहीं है। अब दोस्तों अब जिन भी कैंडिडेट का ECB प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों वो अपने ECB प्रमाण पत्र यहाँ पे उनको जैसे अभी उनके पास नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप यदि ECB के अंडर आते हैं तो दोस्तों आपको अपना प्रमाण पत्र जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो दोस्तों जब आपका DV होगा तो उस समय आपको शपथ पत्र और प्रमाण पत्र वगैरह सब आपको उस समय जमा करवाने पड़ेंगे।
अब दोस्तों क्या ईबीसी के लिए आरक्षित पद हैं? तो दोस्तों रेलवे में ईबीसी के लिए आरक्षित पदों का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फीस में छूट मिलेगी, बाकी किसी भी तरीके का आपको वहाँ पे इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों एज से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछा जाता है कि दोस्तों एज आपकी किस तारीख से यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो दोस्तों आपकी जो एज है वो 1/1/2025 को आधार मान के आपकी एज काउंट की जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से 3 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे यूआर, EWS और दोस्तों OBC कैंडिडेट की। यदि उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 33 वर्ष यहाँ पे है, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में भी आपको बताया था, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, SC ST OBC EWS के कैंडिडेट, तो दोस्तों वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने नोटिफिकेशन में डिटेल रूप से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों EWS के अंडर जो रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पे मतलब क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें हमने पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस डेट में हमने वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो में देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों जो फीस में रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन यहाँ पे पात्र हैं, तो दोस्तों किस किस कैटेगरी को यहाँ पे एग्ज़ाम फीस में छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों SC ST और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, PWBD यानी कि फिजिकली हैंडीकैम्प, महिला कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, अल्पसंख्यक और दोस्तों EWS यहाँ पे EBC यानी कि EBC कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे फीस में मतलब छूट के यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। फिर दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आता है कि दोस्तों मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व कोटे से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, तो दोस्तों कि इसके लिए रेलवे ने ये क्लियरिफिकेशन दिया है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। यदि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका, तो उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 13 अक्टूबर। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप जॉब छोड़े हुए आपको 1 साल का समय यहाँ पे टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो ही आप एक्स सर्विसमैन कोटा से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी 1 साल पूरी नहीं हुई है तो आप एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या एक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट पहले से ही किसी सिविल रोजगार में यहाँ पे उन्होंने लाभ ले रखा है, यानी कि वो जब आर्मी की जॉब उसके बाद में छोड़ के वो किसी और डिपार्टमेंट में अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो क्या दोस्तों वो इस रेलवे के फॉर्म में जो मतलब अलग से उनके लिए जो वैकेंसीज आती हैं, क्या वो उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें रेलवे ने क्लियर रूप से कहा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि यदि किसी भी कैंडिडेट ने जैसे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को विभिन्न सरकारी सरकारी दफ्तरों में यहाँ पे C और D की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों मान लो कोई कैंडिडेट यहाँ पे अपनी आर्मी की सेवा देके वो रिटायर होके आता है, तो उसके बाद में उसने जॉब ले ली किसी भी डिपार्टमेंट में वो कार्यरत है, तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों वो फीस वगैरह में रिलैक्सेशन के लिए जो NTPC में यदि रेलवे में वो फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों वो फीस वगैरह में तो रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा वो उनकी कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन कोटा से जो वैकेंसी आती हैं उनके लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनके लिए वहाँ पे सीट का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के समय NOC किसे प्रस्तुत करना है, यानी कि जो आपके एक्स सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट हैं उन्हें आपको NOC देना है, रेलवे में जो कार्यरत कैंडिडेट हैं उनको NOC देना है, और भी किसी यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो दोस्तों आपको DV के समय वहाँ पे अपना NOC देना होगा। NOC का मतलब होता है दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब दोस्तों PWBD कैंडिडेट के लिए जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 40% डिसेबिलिटी परसेंटेज वहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए उनका यहाँ पे एक अलग से जो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, तो दोस्तों वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब दोस्तों
फिर यहाँ पे स्क्राइब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन कौन पात्र हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की विकलांगता आप में हो, यानी कि 40% यदि 40% से अधिक यदि आप विकलांग हो तो आप इसका मतलब लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों मेन सवाल यहाँ पे आता है कि जो आपकी फ़ीस रिफंड होने वाली है, जैसा कि हमने आपको बताया था यूआर कैंडिडेट का यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस है, जिसमें 400 रुपये उनके रिफंडेबल हैं। और दोस्तों SC ST कैंडिडेट और दोस्तों जितनी भी हमने कैटेगरीज बताई थी जो फीस में रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है, उनको यहाँ पे 250 रुपये अभी फ़ीस पेमेंट करना होगा और दोस्तों इनके 250 रुपये यहाँ पे रिफंडेबल होंगे। तो दोस्तों फ़ीस रिफंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों जो CBT 1 में यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर होंगे, यानी कि जो CBT 1 देने जाएंगे कैंडिडेट, भले ही वो पास होते हैं या फेल होते हैं उसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप यदि CBT 1 में बैठे हो तो दोस्तों आपको आपकी फ़ीस का रिफंड वहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या मुझे RRB की जो मतलब RRB की जो रिफंडेबल पॉलिसी है उसके बारे में। तो दोस्तों रिफंडेबल पॉलिसी किस तरीके की रहेगी आपकी। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिफ़ंड मिलेगा, यानी कि 400 रुपये हमने बताए थे जनरल कैंडिडेट के लिए, और दोस्तों रिजर्व कैटेगरीज के लिए 250 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। तो दोस्तों इनमें जो आपके जो कैंडिडेट CBT 1 में अपीयर होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको CBT 1 में अपीयर होना होगा, उसके बाद ही आपको आपका रिफ़ंड मिलेगा। और दोस्तों किन्हीं भी कैंडिडेट्स का उनकी गलती की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप फीस रिफ़ंड के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं रहोगे, आपको किसी भी तरीके का कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि दोस्तों फीस रिफ़ंड कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका जो करियर है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रेलवे में जॉब जैसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगला सवाल कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसमें। तो दोस्तों कैंडिडेट जब अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे डालते हैं तो दोस्तों तो आप जैसे मैट्रिकुलेशन तक उसमें जो आपका दिखाई देता है इंटरफेस, तो दोस्तों आप उसमें जैसे अपनी 12th की वहाँ पे डिटेल डालेंगे। तो दोस्तों उसके बाद में यदि आप अपनी जैसे ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो दोस्तों सिंपली आपको वहाँ पे नीचे ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे आप ऐड के ऑप्शन पे जाओगे तो दोस्तों आपको अलग से कॉलम खुला हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी भी और तरीके की आपकी क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे जो जिला और राज्यों के विभाजन से लेकर है, तो दोस्तों ये केवल 2-3 राज्यों के लिए अप्लाई होता है, तो दोस्तों वो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब दोस्तों कुल मिलाकर कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, यानी कि अच्छे से स्कैन की गई आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और दोस्तों आपकी फ़ोटो एक वेल डिसिप्लिन वे में आपकी फ़ोटो खिंची हुई होनी चाहिए। और दोस्तों आपको चश्मा के साथ बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खिंचवाना है, बिना चश्मे के आपको फ़ोटो खिंचवाना है। और दोस्तों किसी भी तरीके की ब्लर फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। और दोस्तों सेम बात आपके सिग्नेचर के लिए लागू होती है। और दोस्तों जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करें। अब दोस्तों अपलोड किए जाने वाले फॉर्म की साइज़ क्या होने वाली है। तो दोस्तों अपलोड किए जाने वाले फॉर्म आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST कैंडिडेट को, तो दोस्तों PDF फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 500 KB उसकी साइज़ होनी चाहिए। और दोस्तों फिर हम बात करें सिग्नेचर और फ़ोटो की, तो दोस्तों सिग्नेचर और फ़ोटो जैसा कि हमने बताया था वैसे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और दोस्तों साइज़ की बात करें तो 30 से 70 KB तक की सिग्नेचर और फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था डिस्कस किया था कि आपको अपना फीस का पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, दोस्तों इसके माध्यम से आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या ऑनलाइन जो फीस है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे कितना फ़ीस देना होगा, तो दोस्तों ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो वैसे दोस्तों UR कैंडिडेट के लिए 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। और दोस्तों रिजर्व कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस रहने वाली है सिंपली। अब दोस्तों जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा CBT 1, CBT 2 और दोस्तों यहाँ पे आपका CBAT, और दोस्तों आपका जो स्किल टेस्ट है उसके माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और दोस्तों
जो आपका सीबीटी का जो सलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो दोस्तों आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको अपनी एग्ज़ाम की लैंग्वेज आपको कैसे सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो दोस्तों जैसे आपको सिस्टम अलॉट होगा तो सिस्टम में जो लॉगिन जैसे ही आपका लॉगिन स्टार्ट होगा उसके बाद में फर्स्ट लॉगिन के बाद में आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों 15 रीजनल लैंग्वेज में आपका वहाँ पे ये पेपर होने वाला है। तो दोस्तों जो भी लैंग्वेज आप उसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर उसके ऊपर एक चेक बॉक्स रहता है, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है राइट का। उसको चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद में आप अपनी मनचाही भाषा में अपना यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर वहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों बायलैंग्वेज रहेगा, यानी कि कोई सवाल यदि आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों सिंपली आप उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ पे बात आती है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरना ज़रूरी है। तो दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है पोस्ट प्रेफरेंस डालना, क्योंकि दोस्तों रेलवे में जो सभी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए जॉब प्रोफाइल यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है, वर्कलोड अलग अलग रहने वाला है, सैलरी भी अलग अलग रहने वाली है। तो दोस्तों आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी पोस्ट पे आप जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों यदि आप उसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो या फिर आप उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हो, तो दोस्तों आप अपनी प्रेफरेंस ज़रूर डालना। क्योंकि दोस्तों इसमें जो वर्कलोड और दोस्तों सैलरी का अलग अलग हिसाब है, तो दोस्तों आपको वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस डालना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि यदि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आती है तो किस तरीके से हम रेलवे से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए रेलवे ने यहाँ पे एक अपनी जो ऑफिशियली हेल्प डेस्क यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे जारी की है, इस पर आप सिंपली मेल कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक अपना नंबर भी जारी किया है, तो दोस्तों इस पर भी कॉल करके आप दिन में 10 से और शाम 5 बजे तक अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हो। अब दोस्तों फिर कैंडिडेट का सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म अंततः जमा हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने फॉर्म का जो फीस का पेमेंट करोगे तो दोस्तों आपके जो ईमेल आईडी है जो भी आपने फॉर्म में दी है, और दोस्तों आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर फॉर्म में दिया है, तो दोस्तों उस पर आपको एक मैसेज मिलेगा। तो दोस्तों उस मैसेज के ज़रिए आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो दोस्तों अपना वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर ही आपको वहाँ पे देना है। फिर दोस्तों आपका फॉर्म अस्वीकार वहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी भी वजह से, तो दोस्तों उसके बाद में क्या आपको फ़ीस का रिफ़ंड किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको किसी भी तरीके की कोई फ़ीस यहाँ पे रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ये रेलवे ने स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है। यानी कि आपका फॉर्म जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद में आपका फॉर्म मतलब स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है रेलवे के द्वारा। उसके बाद में यदि आप CBT 1 में अपीयर होते हो तो उसके बाद ही आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड के लिए एलिजिबल होने वाले हो। तो दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे लास्ट में पूछा है, क्या हम फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आपको सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन करना है और उसमें जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर चुके हो तो उसका आप प्रिंट वहाँ पे ले सकते हो ईजीली। तो दोस्तों ये सब कुछ रेलवे ने, जो कि कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे कैंडिडेट के, बहुत सारे डाउट्स थे, तो दोस्तों उनको क्लियर करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। ये सभी RRBs की ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे जारी हो चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों हमने इसके बारे में डिटेल रूप से बात कर ली है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर इससे पहले आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो दोस्तों ज़रूर देखें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले यदि आप उन्हें देखोगे तो आपको जोन सिलेक्शन और कट ऑफ को लेके एक अंदाज़ा मिल जाएगा, जिससे आप अपने लिए बेटर जोन सजेस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।